हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, मेरे पास है आपका प्री बोर्ड का केमिस्ट्री पेपर क्लास 12 का। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के सॉल्यूशन को लेकर है। मैं आपको इस पेपर के सॉल्यूशन आंसर की बताने वाली हूँ। तो वीडियो यदि यूज़फुल लगता है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, मेरा ये जो चैनल है ना, इस पर आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगे वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी आपके लिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले होंगे। कोई भी पेपर मैं फेक पेपर अप नहीं दिखाती हूँ या उसके आंसर की नहीं बनाती हूँ। तो जो भी ऑथेंटिक पेपर होता है बोर्ड की तरफ से या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जब तक मुझे नहीं मिल जाती है तब तक चैनल पर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो यदि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, या और ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियसली केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, तो ये चैनल उन्हीं के लिए है। प्लीज़ उन स्टूडेंट तक भी ये चैनल आप शेयर करिए। और यदि आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2025-26 के लिए है क्लास 12 केमिस्ट्री का, ये पेपर मेरे पास में है। मैं एमपी स्टेट बोर्ड के प्री बोर्ड पेपर का बात कर रही हूँ। बोर्ड की तरफ से ये जो पेपर हुआ है उसका बात कर रही हूँ। तो आज इसी की आंसर की हम डिस्कस करेंगे। पेपर का टाइम पीरियड 3 आवर्स का है, 70 मार्क्स के लिए ये पेपर है। इंस्ट्रक्शंस एज इट इज़ है ना, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में, टर्म एग्ज़ाम्स में होते हैं, वही सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। टोटल 28 मार्क के ये क्वेश्चंस हैं एंड रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ है, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए, देर ना करते हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है पेपर, तो मैं इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू के फॉर्म में है, हमेशा यही होता है। 6 एमसीक्यूज़ आपको दिए हुए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। तो वो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर से कौन सी ऐसी यूनिट है जो कनेक्टेड है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिलेटेड है। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो इसमें से टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन, है ना। आपने देखा है मोल, जो रॉल्स लॉ आप डिराइव करते हैं बाद में, तो इट इज़ रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो हमारा एमसीक्यू है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस के इनवर्स को, है ना, क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है कि कैडमियम बिलोंग्स टू विच ट्रांजिशन सीरीज। कैडमियम जो है वो बिलोंग करता है 4D सीरीज को। ठीक है, इट बिलोंग्स टू 4D सीरीज। नेक्स्ट इज द कार्बन लिंक टू हैलोजन इन विनाइलिक हैलाइड इज हैविंग हाइब्रिडाइजेशन। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होता है। एक वीडियो में बना चुकी हूँ, इन टर्म्स को क्लियर कर चुकी हूँ उसमें। तो ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिससे हैलोजन अटैच होता है ना, तो इस कार्बन का वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहे हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होगा वो होगा sp2। डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp2। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज sp2। नाउ नेक्स्ट इज, अगला जो हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, सॉरी, कार्बोलिक एसिड इज। कार्बोलिक एसिड किसका नाम है? तो आपको सबको मालूम है अब तो, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का नाम है। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, C6H5OH, है ना। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिनॉल। नाउ नेक्स्ट इज 6 जो एमसीक्यू है हमारा, मिथाइल कीटोन इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। मिथाइल कीटोन कैसा बनेगा बेटा? CH3CO, ये कंपलसरी ग्रुप होगा इसमें, है ना। इस ग्रुप को किस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है वो पूछ रहे हैं।
तो मिथाइल कीटोन्स आइडेंटिफाई होते हैं वाया आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये बाकी जितने भी टेस्ट है ना, शिफ्स रिएजेंट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया या फैलिंग टेस्ट हो गया, ये सब एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं ये टेस्ट। आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो इसी ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गैस की सॉलिबिलिटी किसी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है? तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, किसी गैस की जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड में वो कम होने लगती है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डिक्रीजेस। सो आंसर इज डिक्रीजेस। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको मालूम है रीज़न, क्योंकि जो डिसोल्यूशन है गैस का किसी लिक्विड में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो उल्टी रिएक्शन होने लगती है, गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो कम होने लगती है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन आंसर है इसका डिक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है कि Cu+2 आयंस हैं, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu इज डैश हाफ रिएक्शन। ये बेटा गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दी हुई है, तो ये कैसी रिएक्शन है, कैसी हाफ रिएक्शन है? तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ना। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आंसर है रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो है द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज। देखिए ये थोड़ा ऑप्शन, ये जो थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स है ना, मुझे इनकम्प्लीट सा लगा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं। कॉन्सेंट्रेशन को आप बहुत सारे यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जनरली जो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर केजी है, मतलब मोलैरिटी के टर्म्स में, मोलैलिटी के टर्म्स में, फिर मास परसेंट के टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यदि इस तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आप मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं और मोल्स पर केजी लिख सकते हैं। मुझे ये इनकम्प्लीट लगा ये फिल इन द ब्लैंक, ये इसको स्पेसिफाई करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ इज, तो आप मोल्स पर लीटर, मोल्स पर केजी है ना, या ग्राम्स पर लीटर आप, या मिलीग्राम्स पर केजी आप, ये या ग्राम्स पर केजी लिख सकते हैं ना। बहुत सारे ऑप्शंस इसके हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है इन क्रोमियम +3 आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। तो क्रोमियम +3 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3। तो आंसर है इसका 3, क्योंकि क्रोमियम का जो क्रोमियम एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। यदि आप 3 निकाल लेते हैं +3 आयंस बनने में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बचेंगे 3। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है Rx + NaI गिव्स Ri + NaX। देखिए एक्सचेंज हुआ है हेलोजन का। द नेम ऑफ रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का नाम पूछ रहे हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है एक्चुअली फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद आया कुछ? फिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस इज फिंकलस्टीन, FINKEL। विजिबल है या नहीं आई डोंट नो, इसलिए मैं स्पेलिंग बता रही हूँ आपको कि FINKEL, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड या एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है, बट आप नाम यही लिखिएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन, है ना, जिसको स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। हमारे बायोलॉजी में जो स्पेसिमेन होते हैं उनको फॉर्मेलिन में ही रखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक इज फॉर्मेलिन। एक साल पूछा गया था व्हाट इज़ फॉर्मेलिन, तो दोनों तरीके से याद रखिए इसको। तो 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। ठीक है, सो दीज आर द आंसर फॉर योर फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, और यहाँ शायद सेल भी लिखा हुआ है जो यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया है, दिख नहीं रहा है। तो ये दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो आपने नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस आई थिंक पढ़े होंगे, और उसमें हम लिखते हैं कि एक एप्लीकेशन हम ये भी बताते हैं उसमें। तो उस हिसाब से ये जो आंसर है ना, सॉरी ये जो फॉर्मूला है ना, ये करेक्ट है। तो चलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। फर्स्ट जो है दैट इज़ ट्रू, यहाँ सेल भी लिखा हुआ है। तो गिब्स फ्री एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। चलिए सेकंड देखते हैं। टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल इज यूज्ड। यस, इलेक्ट्रोलिसिस यदि कराना है, इलेक्ट्रोलाइटिक यदि सेल है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ Mn प्लस इज लेस देन क्रोमियम प्लस 1, है ना। तो Mn आयन बनने में जो एंथैल्पी चेंज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn आयन बनाने की क्रोमियम से कम है, वो ये बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, एंड इट इज़ ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, जबकि Mn का होता है 3d5 4s2। तो एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो Mn+1 मतलब Mn से Mn+1 बनाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम आयन। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एंथैल्पी ऑफ Mn आयन, मैग्नीज आयंस इज स्लाइटली हायर देन क्रोमियम आयंस, है ना। पहली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो Mn की ज़्यादा होती है क्रोमियम से। तो दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज एरोमेटिक एमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये इसके लिमिटेशन में ही हम लिखते हैं कि इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। तो हम इससे ना प्राइमरी एमाइंस बना सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक एमाइंस नहीं बना सकते हैं हम इससे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया है, नहीं बना सकते हैं हम एरोमेटिक एमाइंस इससे, जबकि ये बोल रहा है कैन बी प्रिपेयर्ड। तो जब ट्रू एंड फॉल्स देखो ना आप, तो अच्छे ध्यान से पढ़ा करो आप स्टेटमेंट को। सबसे ज़्यादा गलती ट्रू एंड फॉल्स में होने की होती है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में होते हैं गलती होने के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोज किस किस चीज़ का बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज होता है, और ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज होता है। सो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज when protein undergoes physical or chemical changes it loses its biological activity। तो प्रोटीन की फिजिकल या केमिकल चेंजेस यदि उसमें होते हैं, है ना, मतलब आप डीनेचुरेशन करवाते हो यदि फिजिकल एजेंट्स की हेल्प से या केमिकल एजेंट्स की हेल्प से, आप प्रोटीन का यदि डीनेचुरेशन, एक्चुअली ये डीनेचुरेशन का बात कर रहे हैं, तो डीनेचुरेशन के कारण क्या होता है, प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बाकी तीनों जो हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो दीज आर द आंसर फॉर योर ट्रू एंड फॉल्स। देख लीजिए अच्छे से। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द पेयर या मैच द कॉलम जिसको हम बोलते हैं। पहला जो उन्होंने दिया हुआ है कॉलम में, फर्स्ट ऑप्शन Mn, मैग्नीज दिया हुआ है। मैग्नीज देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिलेट करता है वो +7 से स्टेट रिलेट करता है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3D सीरीज़ में Mn शो करता है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। आप लोग जब मैच द कॉलम लिखे ना, तो करेक्ट आंसर इसके सामने लिखिएगा, है ना। K4FeCN का 6 टाइम, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है +2, क्योंकि इसमें Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ रहा है। तो ये जो E है ये करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट इज CH3 का 3 टाइम्स N, क्या है ये? टर्शरी अमाइंस है। टर्शरी अमाइंस क्या है, कैसा होता है अमाइंस का स्ट्रक्चर? पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो CH3 का 3 टाइम्स N का करेक्ट आंसर, करेक्ट मैच जो है दैट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए।
नाउ नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन वाला शुगर है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, और आंसर भी मैं बता दूं, इट इज़ एल्डोहेक्सोज। नाउ नेक्स्ट इज फ्रक्टोज क्या है? तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास, कीटोहेक्सोज है। तो इसका करेक्ट मैच है, करेक्ट पेयर है सी। So these are the correct answers for your match the column. Mn +7, K4FeCN का 6 टाइम +2, CH3 का 3 टाइम्स N, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज। ओके, एंड नाउ द लास्ट 1 मार्क क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन है। तो यहाँ ये लास्ट हमारा 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद 2 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो 5th क्वेश्चन है, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, है ना, 1 वर्ड या 1 सेंटेंसेज में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो आपको मालूम है जहाँ भी सॉल्वेंट का मास आ गया वहाँ पर क्या आ गई? मोलैलिटी आ गई। सो दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी, और वॉल्यूम आता है तो मोलैरिटी। तो करेक्ट आंसर है इसका मोलैलिटी, इट इज़ कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राइट द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। भाई ये तो बिल्कुल रट के चले जाओ आप लोग। सेल कांस्टेंट की जो यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, या पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर -1 मैंने लिखा हुआ है। तो ये सेल कांस्टेंट की यूनिट है बेटा, है ना। फॉर्मूला और इसका यूनिट, इसका डेफिनेशन सभी अच्छे से याद करके जाइए। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट इक्वल्स टू, ये रेट एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है कि k इंटू ए की पावर x और b की पावर y। तो आपको मालूम है जो रेट एक्सप्रेशन होता है ना, उनमें जो पावर दी होती है उन्हीं को प्लस कर देते हैं ऑर्डर निकालने के लिए। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आएगा x प्लस y, है ना। सो द आंसर इज x प्लस y, ऐसा ही लिख के आना था आपको। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। हाँ, ये एक पिक्चर उन्होंने दिया हुआ था जो यहाँ पर भी है बट वो क्लियर नहीं है, तो वो मैंने पेन से थोड़ा सा फिर से बनाया। तो ये 3 अल्कोहल उन्होंने A, B, C करके दिए हुए हैं, और इसको आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो चलो सबसे पहले A देखते हैं। ए ऑप्शन में ये ढूंढ लो, सबसे पहले OH ढूंढो। ये मिल गया हमारा OH, ये अल्कोहल ग्रुप मिल गया। जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन है। क्यों 3 डिग्री कार्बन है? क्योंकि इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है, इसलिए ये अल्कोहल हो गया 3 डिग्री ROH, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। B कैसा है? चलो OH ढूंढो। ये OH, और ये किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। इस कार्बन को देखना है ये कितने कार्बन से जुड़ा है। तो जब ये एक कार्बन से जुड़ा है मतलब ये कार्बन क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन हो गया। तो ये अल्कोहल कैसा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा ये। तो बी कैसा है? बी ऑप्शन कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ए ऑप्शन कैसा है? 3 डिग्री अल्कोहल है। चलो इसको देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा OH? ये है OH, है ना, दिस इज OH। कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है बेटा, क्योंकि इस तरफ भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी। तो ये कार्बन हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। तो ये अल्कोहल हो कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। आया समझ में कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल? तो आप लिखेंगे यहाँ, ये फॉर्मूला लिखिए और उसके सामने लिखिए टर्शरी। ऐसा मत लिखिएगा, मेरे जैसा शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा वर्ड्स में। टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, इस तरीके से आंसर लिखिएगा। एंड 5th क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। उन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3COOC2H5 प्लस, यहाँ दिख नहीं रहा है अच्छे से, प्लस H2O। इसको मैं लिख के बताती हूँ आपको, है ना, तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कौन सी रिएक्शन है। तो कंप्लीट द रिएक्शन बोल रहे हैं वो, और रिएक्शन वो दे रहे हैं कि रिएक्शन उन्होंने दी हुई है CH3COOC2H5। क्या है बेटा? ये एस्टर है ना, है कि नहीं? एस्टर है ये। तो एस्टर
कि रिएक्शन किससे दी है उन्होंने, वाटर के साथ की है, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब आपको प्रोडक्ट लिखने हैं इसमें कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 COOH और साथ में मिलेगा C2H5OH, मतलब एसिड और अल्कोहल दोनों मिल जाएंगे आपको, है ना। ऐसा ऐसा रिवर्स कर दोगे तो एस्टरिफिकेशन कहलाएगा, एस्टर बन जाएगा, और ये कहलाएगा एस्टर का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, CH3 COOH एंड C2H5OH आर द प्रोडक्ट। ये कंप्लीट द इक्वेशन, ये कंप्लीट द रिएक्शन में आपको इसके आगे डैश करना था और ये 2 चीज़ें लिखनी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही बता रही हूँ, ये 1 मार्क क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, और आगे का जो वीडियो बनाऊंगी वो आपके 2 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क क्वेश्चंस के लिए बनाऊंगी। कितनी ज़रूरत है आपको इस आंसर की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।